आपकी जो ये बुक्स हैं ये किस तरीके की रीडर्स को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक आपके टारगेट रीडर्स कौन रहने वाले हैं? कि आप जब तक यंग होते हैं यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके शरीर में बहुत जान होती है। My name is Anjali. And I am from the team of Pen and Paper Publications. So today we have with us Mr. Manas Temurnikar, popularly known as Astro Thinker Manas. More than an astrologer, numerologist and tarot reader, he brings a unique thinker's perspective. With a postgraduate degree in management and over 12 years of corporate experience, he beautifully blends logic with intuition. So everyone, please welcome Mr. Manas. जी, सो मानस जी, अब मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं आप आज कैसा फील कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में, जहां पर आपकी खुद की तीनों बुक्स डिस्प्ले में हैं। प्लीज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो हमने सबसे पहले एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि कोई भी वक्ता, कोई भी जो बंदा यहाँ पे बैठता है, जो बातें करता है, उसकी बातों का वजन ही ऑडियंस से आता है। अगर ऑडियंस ही नहीं होगी तो वक्ता के पास कोई भी पावर नहीं होती। तो इसीलिए सबसे पहले मेरा नमन ऑडियंस को, और थैंक यू। और सबकी ना एक जर्नी होती है। हर बंदा जो कोई ना कोई काम शुरू करता है वो कोई ना कोई गोल होता है, एंड होता है, जिसके साथ लोग अपना काम शुरू करते हैं। बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है पहला तो नाम। क्योंकि एक नाम आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है, और आप कहीं भी अगर जाएंगे तो आप उसी से पहचाने जाते हैं। आपने अगर देखा होगा यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और भी कई सारे बड़े बड़े स्मारक देखे हैं। सब पे किसी न किसी नेता का नाम या किसी न किसी बड़े व्यक्ति का नाम है। अब ये जो है हम उस व्यक्ति के नाम से भी याद रखते हैं, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स जिसको हम उसके होने से याद रखते हैं। जैसे कि अगर आप किताबों को ले लें तो थिंक एंड ग्रो रिच, उसके ऑथर नेपोलियन हिल सबको पता है। इनफैक्ट अगर हम कोई और बड़े स्मारकों का नाम ले लें, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इंडिया में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये सारी चीजें किसी ना किसी का वर्क है, कोई ना कोई काम है। और ये जो काम है, दिस हैज आउटलिव्ड द नेम ऑफ द पीपल हु हैव मेड इट और क्रिएटेड इट। सो हमारा जो नाम है उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, और उससे कहीं ज्यादा लाइफ स्पैन होती है हमारे काम की। तो जितना अच्छा, जितना बड़ा और जितना दूसरों तक पहुंचने वाला और कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करने वाला काम अगर हम कर सकते हैं तो हमने वो करना चाहिए। और अगर हम वो कर सकते हैं तो वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड फ्रॉम द ऑलमाइटी, कि हम किसी न किसी तरीके से समाज को और नॉर्मल इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज ऐड कर रहे हैं जिससे उनका भी भला हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा। क्योंकि जो भी व्यक्ति ये काम करता है, वैल्यू ऐड करता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सो मेरे हिसाब से जो हम एज ए ऑथर, एज राइटर्स, एज पब्लिशर्स, हमारा जो काम है ये लेगेसी का काम है। क्योंकि हम सिर्फ आज लिख के सिर्फ आज के लिए नहीं कोई काम कर रहे हैं, बल्कि दिस बुक्स में बी देयर फॉर लाइक 100 years और मोर। और जब तक ये किताबें रहेंगी तब तक हमारा काम रहेगा, और जब तक हमारा काम रहेगा मेरे ख्याल से ये है कि हम उस वक्त तक जीवित रह सकते हैं और हमारी आइडियाज जीवित रह सकती हैं। सो हम एज अ पब्लिशिंग कम्युनिटी, एज ऑथर कम्युनिटी, कहीं ना कहीं जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दैट इज वर्थ नोटिंग एंड वर्थ सेइंग थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग।
Thank you so much, sir, for giving the beautiful answer because it was really great. So sir, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. So सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में वर्क कर भी रहा है? बिकॉज एज अ नॉर्मल पीपल हमने कुछ स्टडी नहीं किया है, हमें इसका इतना ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये सच में हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं? भले ही एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी और टैरो कार्ड्स वगैरह वगैरह, आप इसको बहुत सिंपली, मतलब अगर मैं बहुत सिंपली इस चीज़ को समझाऊं तो मैं ये कहूँगा कि हम सब ने विंडोज़ यूज़ किया है, विंडोज़ लैपटॉप कुछ ना कुछ हमने यूज़ किया होगा. अब विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे कि वर्ड का एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट का एप्लीकेशन है, नोटपैड होगा, एक्सेल होगा, ये सारे एक एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं. अब इसी को हम समझते हैं ज्योतिष और बाकी सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से. ज्योतिष बेसिकली आप कह सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके अलग अलग टूल्स या एप्लीकेशंस है, जैसे कि टैरो कार्ड. टैरो कार्ड एक तरह का टूल है जिससे आप आंसर्स निकाल सकते हैं. दूसरा टूल न्यूमरोलॉजी, तीसरा टूल एस्ट्रोलॉजी और ऐसे कई सारे टूल्स. क्योंकि आप देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप चाहे पावर पॉइंट पे लिखिए, चाहे आप एक्सेल पे लिखिए, चाहे नोटपैड पे, चाहे वर्ड पे, लेकिन यानी मेन चीज़ कैसी, अगर हम इसी को हमारे एग्जाम्पल पे ले लें तो ज्योतिष से हमें आंसर्स मिलते हैं, हमें फ्यूचर का पता चलता है, हमें गाइडेंस मिलती है. तो ये तो कोई भी टूल करेगा, लेकिन हर जो टूल है उसका अपना एक लिमिटेशन होता है. जैसे कि वर्ड पे आप किताब लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फॉर्मूलाज डाल सकते हैं, इवन बार चार्ट्स, ये वो सारी चीज़ों का डेटा का विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं. लिख तो आप नोटपैड पे भी सकते हैं, लेकिन उस पर किताब नहीं लिख सकते. और पावर पॉइंट का अपना काम है प्रेजेंटेशंस का. उसी तरीके से जो भी टूल आप यूज करते हैं उस टूल का अपना एक काम होता है. जैसे टैरो कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर गाइडेंस. अगर आप अच्छा गाइडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप टैरो कार्ड से पूछिए कोई भी सवाल. मेरे ख्याल से तो शायद कोई सवाल ऐसा है ही नहीं जो आप टैरो कार्ड से पूछ नहीं सकते. तो आप अगर उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा और वो आंसर देने की कैपेबिलिटी टैरो कार्ड्स में है. लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशन भी हर टूल के साथ होती है और वैसे ही कुछ लिमिटेशन इसमें भी आपको आएगी. अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी को मैं ये समझाऊंगा जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वो आप न्यूमरोलॉजी से समझिए. यानी कि अगर आपने पुराने ज़माने का रेडियो देखा होगा, रेडियो पुराने जो ज़माने के होते थे, अगर आपने कभी गलती से आपके फादर ने किसी ने यूज़ किया होगा तो उसको कैसा करना पड़ता था, उसकी फ्रीक्वेंसी हम गोल गोल घुमा के उसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट करते थे. जैसे ही 108 पॉइंट समथिंग या 98.3 वाले पे आ जाएगा तो आपको म्यूजिक सुनने को मिलता था. और अगर वहाँ से कहीं फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो गई तो आपको डिस्टर्बेंस या वाइट नॉइस सुनने को मिलती थी, जो कि कहीं ना कहीं कोई कर्कश साउंड जो हमें पसंद नहीं आता था. तो या तो हम उसे बंद कर देते थे कि अभी चैनल नहीं मिल रहा, और या तो अगर चैनल मिल गया तो हम उसे एंजॉय करते थे. थिंक इट एज न्यूमरोलॉजी. जैसे ही आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ और नेम के टोटल के हिसाब से आप उसको अलाइन करते हैं अपनी सारी चीज़ों को, वैसे ही आपको म्यूजिक अच्छा सुनने को मिलता है. और जहां वो अलाइनमेंट खराब हो जाती है वहां आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं. सो दिस इज न्यूमरोलॉजी फॉर यू, विच इज कि भाई जितना भी मैं सिंपली इसको समझा सकूं. अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, कई लोग मेरे पास ना ये एक सवाल लेके कई बार आते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये तो हमसे इतने साल दूर हैं, इतने लाइट ईयर्स दूर हैं, कई बार तो कितने सारे किलोमीटर्स दूर हैं. तो ये अगर इतने दूर हैं तो हम पे ये इम्पैक्ट डाल ही कैसे सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बैठा गुरु, कोई बैठा राहु हमें यहाँ परेशान करेगा इतने दूर और बाकी कोई नहीं मिला,
बाकी कोई बड़ा काम नहीं मिला, बाकी कोई छोटा काम नहीं मिला, ये बंदा मिला है, इसी को पकड़ के पीटना है। तो ऐसा नहीं होता। देखो आप एक चीज समझिए, हमारे इस पृथ्वी से कितने दूर सन है। सन एज अ प्लैनेट, सन एज अ स्टार इतने ज्यादा दूर है। अब ज्योतिष में हम लोग प्लैनेट्स ही कहते हैं, तो इसलिए मैंने प्लैनेट कहा, लेकिन सन एज अ स्टार कम से कम 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उसका लाइट अगर अर्थ तक ना पहुंचे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई फल फूल सब्जी कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सारे हमारे यूनिवर्स में हैं। और इस यूनिवर्स में जब भी कोई मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपन, वेव्स ये निकलती हैं। अब अलग अलग साइंटिफिक चीजों में हम ज्यादा न जाते हुए बिल्कुल सिंपली इस चीज को समझें, तो आपने कभी पानी देखा होगा, जैसे ये पानी है, इसमें अगर हम एक बूंद डाल दें, बस एक बूंद, कितनी सारी वेव्स निकल जाएंगी एक बार में। तो ये जो वेव्स है ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी हमें जब यहाँ अर्थ पे एक बूंद से मिल सकती है, तो क्या इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जिनका मास इतना ज्यादा है, अर्थ से भी कितने कितने ज्यादा बड़े हैं, तो क्या वहां से हमारे ऊपर तक, हमारे लाइफ तक क्या फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती? तो फ्रीक्वेंसी हमें ऐसे ही ग्रेविटी के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलती है। और इसी के लिए हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जीज की बात है, एनर्जी का खेल है। चाहे शनि की है तो शनि की अपनी एनर्जी है, आप रवि की बात करें यानी सूर्य की बात करें तो सूर्य की अपनी एनर्जी है, मून हैज इट्स ओन एनर्जी। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी एक अलग टाइप की एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कम ज्यादा कहीं ना कहीं होता रहता है। और यही जो क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं, इसी का जो एनालिसिस है ये एस्ट्रोलॉजी है। तो इन शॉर्ट हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसने आज तक कभी ये शायद शब्द सुना ना हो, उसे भी ये बात समझ में आ जाए कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो या न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। जी, सो सर अब अगर हमें ये समझ में आ गया है कि कैसे काम करती है, लेकिन सर इतना सब जानने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन रह गई है, कुछ हमसे छूट गया है, तो क्या गलती हमारी गाइडेंस में होती है या फिर गलती हमारी एक्सपेक्टेशंस में होती है? मैम अगर मैं सच बताऊं तो कई बार दोनों में होती है। क्योंकि कैसा है, मान लेते हैं हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, रात का वक्त है, और जब हम गाड़ी चला रहे हैं हमारी अपनी एक स्पीड है, तो हमारी गाड़ी को गाइड कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमारी गाड़ी में लाइट है, वो लाइट हमें एक सर्टेन डिस्टेंस तक दिखा रही है, तो जहां तक वो लाइट दिखा रही है उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन हमें तो शायद 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर काफी दूर जाना है। क्या हमको एक्चुअल रोड दिख रहा है? लास्ट तक सब कुछ दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा होता, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा रिस्क लेकर और एक थोड़ा सा होप लेकर, फेथ लेकर हम चल रहे होते हैं कि नहीं ये गाड़ी जो है मैंने सर्विस कराई थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैकेनिक ने सही बताया था। अब वो मैकेनिक हो सकता है ज्योतिष, उस ज्योतिष ने आपके लाइफ के बारे में सही बताया, तो ये गाड़ी चलती रहेगी, मेरी लाइफ चलती रहेगी, और जैसे जैसे मुझे आगे आगे जहां जहां तक दिखता रहेगा मैं वहां वहां तक जाता रहूंगा। और जहां मुझे प्रॉब्लम आ गई, यानी कि हो सकता है आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, हो सकता है कोई यहाँ वहां सा आवाज आने लगे, यानी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, और आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आते हैं तो आपको लगता है कि यार आई नीड हेल्प, आप उस समय रोड साइड असिस्टेंस, यही कहते हैं रोड साइड असिस्टेंस, उनको कॉल करते हैं। तो आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मतलब आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, बट हमें पता है कि कहाँ से हम ज्योतिष को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से हम फोन करके उनसे गाइडेंस ले लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो आप देखिए, अब गाइडेंस करके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, और हम जो चल रहे हैं हमारी अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जहाँ पे गाइडेंस देने वाला कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव, आपने ऐसे मैकेनिक भी तो देखे होंगे ना,
अरे सर गाड़ी गाड़ी तो एक नंबर, क्या बढ़िया गाड़ी है, ऐसी है वैसी है, पता नहीं कैसी है, बड़ी 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 बात है, डींगे भागनी। उसी तरीके से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, टैरो कार्ड रीडर्स है या न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे जो कई बार अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए बहुत सारी बढ़ा चढ़ा के अच्छी अच्छी चीजें बोल देते हैं, और फिर बाद में आगे जाके जब वो लाइफ में होता नहीं है या कोई प्रॉब्लम आता है तो वो क्या कहता है कि शायद ये एस्ट्रोलॉजर खराब था या शायद पूरी एस्ट्रोलॉजी खराब थी। अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहूंगा इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा। देखो जब हमें ना कोई डॉक्टर गलत मिलता है, हम क्या करते हैं, वी टेक अ सेकेंड ओपिनियन कि डॉक्टर है, हो सकता है इसने कुछ गलत बताया या पता नहीं बहुत महंगे टेस्ट लिख दिए, चलो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पे भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम तीसरे डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेडिकल साइंस खराब है, वी नेवर से दैट। बट द मोमेंट हमें एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट खराब मिल जाए, हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ही काम नहीं करती, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। तो बेसिकली क्या है कि एज अ पर्सन हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें समझ के लेना पड़ेगा कि साइंस कभी भी खराब नहीं होता, चाहे वो कोई भी साइंस हो। वो हर साइंस अपने कुछ सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है, और जिन सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। पर जो रीडर है, जो उसको पढ़ने वाला है, ज्योतिष है, वास्तु वाला है, जो भी है, हो सकता है वो पर्सन, क्योंकि हमारे अपने इतने सारे बाइसेस होते हैं ना, हम ऑब्जेक्टिवली किसी भी चीज को नहीं देख पाते। हमारा बच्चा चाहे कैसा भी दिखता हो, हम यही कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत बेटा तू ही है, या बेटी तेरे से ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं। जबकि क्या वो सच है? कभी भी नहीं होता, कई बार तो बहुत ही बड़ा झूठ होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो सच है। तो हमारे एज अ रीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चीजों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, यानी कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसने चीजों को ठीक से पहुंचाने का जिम्मेदारी लेना चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग 5 मिनट में अपनी पूरी लाइफ का सोल्यूशन चाह रहे हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि क्या 5 मिनट या 2 मिनट में सारा सोल्यूशन मिल सकता है क्या, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मैंने कहा कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हम बहुत ज्यादा या बहुत कम रखते हैं। तो हमें बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस और अच्छे सकारात्मक तरीके से अगर हम चीजों को लेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, तो शायद ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और ये जो सवाल आते हैं, ये दोनों ही कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली सर। सो हमें रिस्क, होप एंड पेशेंस तीनों को साथ में रखकर चलना है। ग्रेट सर। सो सर, आप कॉरपोरेट और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आए हैं, ऐसा क्या था जिसने आपको इन अकल्ट साइंसेस को लॉजिकली समझने पर मजबूर किया, या आपका मन हुआ कि चलो इसको समझते हैं, ऐसी वो क्या वजह थी? देखिए, हर बार हर एक इंसान की जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। तो मेरी भी जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हुई जब मैं छोटा था, तब भी मुझे इंटरेस्ट तो चलो इन सब चीज़ों में आता ही था। सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि जब आप एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या ऐसे कुछ बन जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि काफ़ी सारे आपके पुराने दोस्त होते हैं जो शायद आपके बचपन में आपको जानते थे, भले ही पिछले 10-15 साल में, 20 साल में भी शायद किसी से कोई बात मुलाकात ना हुई हो, लेकिन अब जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है और उन्हें अचानक फेसबुक पे दिखता है कि अच्छा ये लड़का तो बन गया कुछ, तो चलिए इसे ही पूछ लेते हैं, इसके उसके पास जाएंगे, इससे अच्छा इससे पूछ लेते हैं। तो लोगों ने मुझे पूछा, तो मुझे लगता था कि शायद 15-17 साल की उम्र से मुझे ये कीड़ा लगा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढूं, न्यूमरोलॉजी के बारे में पढूं। बट ऐसे ही एक वाक्य में उस पर्टिकुलर इंसान ने मुझे याद दिलाया कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझसे बड़ा था और हम स्कूल बस में जाया करते थे, तो उसने बताया कि स्कूल बस के जाते हुए कई बार हिप्नोटिज्म की किताब या और किसी चीज, ऐसे अलग अलग जो कि एसोटेरिक आप कह सकते हैं, इस टाइप की किताबों को मैं लाया करता था और पढ़ा करता था। तो मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने शायद 5वीं-6वीं से ही ये सब पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पे कि ऐसा क्या हुआ कि भाई कॉर्पोरेट से इधर आ गए, या एकदम से ये 180 डिग्री टर्न
इतना बड़ा टर्न। तो देखिए क्या होता है कि जब भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो आप जब तक यंग होते हैं तब तक बड़े इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल देते हैं, या प्रॉब्लम को बड़े पॉजिटिवली भी ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, नुकसान हुआ कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगा, इस तरीके से। बट जहाँ जहाँ आपकी उम्र बढ़ने लगती है और जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझा बढ़ने लगता है, फिर आपको दिखता है कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम्स जा नहीं रही है। मैं 5 साल पहले सोच रहा था कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन 5 साल हो गए, मेरा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, कई बार बढ़ गया। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? तो आपको ये समझ में आता है कि आपने चाहे जो कर लिया हो, मर्जी जितने आपने तरीके लगा लिए हो, लेकिन वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। एंड देन यू रियलाइज अचानक से कि नहीं, मे बी शायद कुछ ऐसा है जो मुझसे ऊपर है, जो मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ऊपर है, और इसीलिए शायद मुझे किसी और को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये हर तरीके से तो मैं कोशिश कर लिया, बट किसी और से पूछना है। तब बंदा जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, या ऐसे पुजारी पंडित जिसके भी पास जाए, और फिर जाके पूछता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे लाइफ में भी हुआ, और कुछ सवाल थे जिनका मैं आंसर शायद इतना अच्छे से नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनली तो मैंने नहीं पढ़ा था, वैसे किताबें पढ़ रखी थी। तो जनरली मैं दूसरों को देता था, कोई ना कोई सोल्यूशन दे दिया, प्रेडिक्शन दे दिया, एंड दैट यूज्ड टू कम ट्रू। अब लेकिन फिर भी लगता था कि नहीं, अच्छे से तो नहीं आता है, प्रोफेशनली तो नहीं सीखा है, किसी को कैसे देंगे। तो एक बार ये हो कि मेरे कोई बहुत करीब के थे, उन्हीं को चाहिए था, और उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं आप एक काम करो, आप, मैं किसी को पूछता हूँ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप उनसे ले लो, क्योंकि मैं बताऊंगा पता नहीं, आप उनसे पूछ लो। उन्होंने कहा ठीक है। वो गए। अब जिनके पास गए, उन्होंने उनको इतना डरा दिया कि वो बिल्कुल भागते हुए जैसे मेरे पास आए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मुझे तो बता रहे हो कि ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है मेरी कुंडली में। मैंने कहा है, और पता नहीं क्या क्या, गौ हत्या, ये वो, पिछले जन्म में ये हो गया, वो हो गया, न जाने क्या क्या। और इतने डरे हुए, कहते पता नहीं मेरी तो लाइफ खराब हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा यार, और मैंने उनको देखा कि वो इतनी ज्यादा परेशान रहने लगे उस एक वाक्य के बाद, और मेरे काफी करीबी थे, तो मैं उनको हेल्प करना चाहता था, और मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने और 1-2 लोगों को खंगाला। मैं कहा कोई बात नहीं, जो मैं सोचता था, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दूसरा डॉक्टर तीसरा डॉक्टर करते हैं, उसी तरह से मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स करे, और तीनों ने कुछ न कुछ ऐसी चीजें करी जिससे कि उस व्यक्ति को आराम तो नहीं मिला, लेकिन और परेशानी मिलती गई। इवन एक तो बहुत बड़े थे, और हमने कहीं किसी वेबसाइट पे देखा था कि टॉप इतने इतने में आते हैं वगैरह। उन्होंने इतना डरा दिया कि कहने लगे कि ये रुद्राक्ष ले लो, पहन लो, हम इसको पूजा करा के आपको देंगे, इसका कॉस्ट 1.5 लाख अराउंड उन्होंने बताया। मैं कहा पूरा रुद्राक्ष का खेत आ जाएगा इतनी सारा, ये क्या मतलब बता रहे हैं। तब मुझे लगा कि शायद यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, क्या पता, या तो वो कहते हैं ना कि दे आर गोइंग फॉर इंस्टेंट किल, एक तरह से, कि बस जो आ गया उससे जितना मर्जी उतना निचोड़ लो। तो ये मेंटालिटी जो आ रही है, शायद ये मेंटालिटी खराब है, और शायद ये जो साइंस है, ये साइंस गलत हाथों में जा रही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, कि एक कि आप देखते रहें, किसी और से बात कर लें, और अपना प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये बोल के निकल जाएं, और दूसरा कि किसी चीज को आप अपने हाथ में लें, आप खुद सीखें, खुद समझें, और उसके बाद उसको अप्लाई करें। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं पलायन करूंगा, भागूंगा। तो भागने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं खुद इसे पढ़ता हूँ, मैं अपने लाइफ में अप्लाई करके देखता हूँ, और अगर सच में ये साइंस अच्छा है, सही है, तो मैं इसको लोगों तक पहुंचाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाऊंगा, और ऐसा कोई ना कोई काम भी करूंगा जिससे ये भ्रांतियां दूर हो, ये मिथ्स दूर हो। और इसी के लिए मैंने जो बुक्स लिखी हैं, उसका भी हेतु जो है, कारण है, वो यही है कि कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है, और ऐसे लोगों को बचाना भी है जो शायद डराने के में ज्यादा विश्वास करते हैं, फियर मॉन्गरिंग होते हैं, या कहीं ना कहीं मिसगाइड करके लोगों से पैसे लेते हैं। तो वो चीजें ना हो, इसलिए ये किताबें लिखी हैं। अगर ये कोई पढ़ता है तो वो काफी हद तक सीख जाएगा,
बल्कि अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करेगा तो खुद एक टैरो रीडर पक्का पक्का बन जाएगा, ये तो बात मैं कह सकता हूँ। जी। Thank you. सर सबसे पहले तो मैं खुद भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक आपने जो अपना फ्रेंड चुना, उसके लिए उसके पीछे जो आपका रीज़न है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ काफ़ी हेल्पिंग रीज़न है कि आप लोगों को सही गाइडेंस देना चाहते जी। थे इस वजह से। जी। ओके। सर नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी आपसे, न्यूमरोलॉजी को अक्सर सिर्फ लकी नंबर से जोड़ दिया जाता है। इसके पीछे का डीप स्ट्रक्चर क्या है जो लोग जनरली मिस कर देते हैं? देखो, पहली चीज तो ये है कि हाँ, लकी नंबर वगैरह होते हैं, है ना, लेकिन अनलकी नंबर और ये वो, देखो इस तरह से ना हम कैटेगराइज करते चले तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। आपके घर में अगर कोई नंबर 8 वाला, जनरली नंबर 8 और नंबर 4 को सबसे ज्यादा लोग खराब मानते हैं, है ना, इसीलिए ये चलो मैं टॉपिक खुद ही बता देता हूँ। अब क्या अगर मेरे मदर इन लॉ का नंबर 31 है तो मैं ये बोलूँ कि वो अच्छे नहीं है, या उनकी लाइफ खराब रहेगी और कुछ, या वो मेरी लाइफ खराब कर देगी? तो ऐसा नहीं होता है। देखो 31 हो, 8 हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, हर एक नंबर में अपनी एक एनर्जी होती है, और हर एक नंबर की जो एनर्जी है ना, उसके साथ का डील करने का एक जो तरीका है वो तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि नंबर 1 के साथ अगर आप कभी डील करोगे तो नंबर 1 वाला व्यक्ति काफी ईगो वाला होगा, हो सकता है कि उसे थोड़ा बहुत एरोगेंस भी आ रहा हो, तो उसको गाइड क्या करना है कि भाई अपना एरोगेंस थोड़ा सा कम करो, क्योंकि वो व्यक्ति के पास कुछ अच्छी सुपर पावर भी होती है कि वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। आपने एवेंजर्स में देखा ही होगा, कैप्टन अमेरिका इज अ लीडर, ही मस्ट बी नंबर 1, है कि नहीं? तो ये लीडरशिप क्वालिटीज है। तो आपको हर एक नंबर की अच्छी और बुरी बातों को समझना है, जो खराब चीजें हैं उनसे आप दूर हो, और अच्छे जो चीजें हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। द मोमेंट आपको समझ जाएगा कि अगर मैं नंबर 8 हूं तो शनि वाली एनर्जी मेरे साथ है, वो मेरे साथ लगी हुई है, मेरी लाइफ में लगी हुई है, इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है कि कोई 2 घंटे काम करेगा और उसको रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे शायद 4 घंटा काम करना पड़े। तो ये आप जैसे ही समझ जाओगे ना, तो उस एनर्जी के साथ आप लड़ाई करना बंद कर दोगे, आप झगड़ना बंद कर दोगे। और अगर आप नहीं झगड़ोगे, नहीं लड़ोगे, तो आपकी एनर्जी सकारात्मक और पॉजिटिव चीजों में ज्यादा यूज होगी। और जहां आपने अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली यूज करना शुरू किया और एक पॉजिटिव आउटलुक रखा, यू विल बी अ बेटर पर्सन एंड बेटर थिंग्स विल बी हैपनिंग इनटू योर ओन लाइफ। क्योंकि आप खुद ही खराब सोचोगे, दूसरों को खराब बोलते रहोगे, और फिर सोचोगे कि नहीं, कुछ ना कुछ बढ़िया होना चाहिए मेरी लाइफ में, तो ये चीज नहीं हो सकती। आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका अपना सोचने का तरीका, क्या आप सोचते हैं। कहते हैं ना कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो फोरग्राउंड में क्या जो भी आता है उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता है। अगर किसी के बचपन में कोई ऐसी चीज हुई हो जिसके कारण उसका मे बी चाइल्ड अब्यूज हुआ हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण उसे कोई डर लगता है, तो आप देखोगे कि ये भले 30 साल पहले हुआ होगा, लेकिन आज भी उसको उन्हीं चीजों से ट्रिगर मिलता है। आपने अगर किताब का एक नाम सुना है, द बॉडी कीप्स अ स्कोर, तो वो जो बुक है उसमें यही बताया गया है कि भले आप वैसे भूल जाओ, बट आपकी जो मसल्स है, आपकी जो बॉडी है, वो याद रखती है। तो भले वो 30 साल पहले का वाक्य हो या 40 साल पहले का, वो आपको आपकी बॉडी याद दिलाएगी हमेशा। तो किन्हीं पर्टिकुलर चीजों के होने पर या कोई ना कोई ट्रिगर मिलने पर अगर आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आपको गलत महसूस होता है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि 30-40 साल पहले कुछ गलत हुआ। इसीलिए जरूरी यह है कि लकी अनलकी के चक्करों में, ठीक है, आप करिए, लकी नंबर पता करिए, यूज करिए, लेकिन अगर कोई गलत नंबर आपकी लाइफ में हो तो उसको नकारने का जो एक गलत काम है ना, वो मत करिए, क्योंकि नेचर में जो भी चीजें हैं उन सबकी जरूरत थी, इसीलिए है। किसी की अगर जरूरत ना होती तो शायद नेचर खुद ही नहीं देता उसे। अगर नेचर में कोई चीज है तो वो हमारे काम के लिए, हमारे कहीं ना कहीं यूज के लिए है। तो इसीलिए टेक हर एक थिंग, टेक द थिंग्स एज दे आर। क्या कहते हैं उसे कि थोड़ा सा विद द सॉल्ट ले लो, तो वैसे ही
कोई भी चीज़ अच्छी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ खराब भी हो सकती है। थोड़ा सा आप समझ के चले, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि और आपकी अगल बगल वालों की जो लाइफ और रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगी अगर ये समझदारी आ जाएगी। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज की टू एवरीथिंग, चाहे आपकी कंपनी में कोई चीज़ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो। तो ये है। ग्रेट सर। बट सर ऐसा होता है समटाइम्स कि जब हमें पता लग जाता है कि हमारा नंबर कोई ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा लकी नहीं समझा जाता यूजुअली, और फिर सामने वाला हमें बहुत ज़्यादा फियर हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा वैसा, तो उससे जो सामने वाला है जिसका वो नंबर है अनलकी नंबर इफ वी से, तो उसके डिसीजंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। और आजकल के टाइम पे ये फियर बेस्ड लोगों को इतना फेयरफुल बनाना कॉमन भी हो गया है बहुत ज़्यादा। अगर एक बार पता लग गया कि कुछ वैसी क्वालिटीज़ हैं तो वो उन गलत चीज़ों पर एम्फेसाइज कर करके गलत चीज़ें ही बताते हैं। तो उसके लिए कुछ बताइएगा सर। देखिए, अवेयरनेस इज द की, और कोई भी चीज़ नहीं है इसके लिए। जितना अवेयर आप रहेंगे, जितना अवेयर आप अपने आप को बना सकते हैं थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोस। अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, यूट्यूब पे भी है, बाकी भी जगह पे है। तो अवेयरनेस जब जितना अच्छा होगा उतना ही आप खुद कहीं ना कहीं बेहतर बनेंगे। अब देखिए, मेन चीज़ क्या है, अगर कोई आपको बार बार डरा रहा है तो आपने ये समझना है कि वो डरा क्यों रहा है। एक एम्प्लॉयर डराता है ताकि आप उसी वो जो 9 to 5 की चक्की है उसमें लगे रहें, या हो सकता है वो मैनेजर इसलिए डरा रहा हो ताकि आप ज़्यादा इंक्रीमेंट ना मांगे। तो जो डराता है उसका खुद का कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर छुपा होता है, इसलिए वो डरा रहा होता है। और अगर आप डरते हैं तो आप अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। कहते हैं ना कि जो मारने वाला है या जो अत्याचार करने वाला है वो तो है ही गलत, लेकिन जो सहता है वो भी उतना ही गलत है। तो बेसिकली अवेयरनेस बिल्ड करना है, अवेयरनेस के साथ में हिम्मत भी बिल्ड करना है, ताकि अगर कोई आपको गलत बता रहा हो तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि क्या हम चूज कर सकते हैं। क्योंकि पावर ऑफ चॉइस अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप अपना पावर ऑफ चॉइस किसी और के हाथ में दे दें, तो वो तो आपको कोई ना कोई गलत चीज़ ही बताएगा और वो उसके बेनिफिट के हिसाब से ही चीज़ें बताएगा। तो आपको अगर अपना बेनिफिट चाहिए तो अपने आप को अवेयर करिए, एजुकेट करिए, सही लोगों के पास जाइए, सही लोगों की बातें सुनिए। मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा भी अवेयरनेस आ गया तो आपकी प्रॉब्लम्स कभी आएंगी नहीं लाइफ में। या बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात कही है आपने, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि ये चीज़ आप कैसे करते हैं जब आप टैरो या न्यूमरोलॉजी में लोगों को कुछ गाइडेंस दे रहे होते हैं, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि वो उस चीज़ पर डिपेंड ना हो जाए। वो गाइडेंस और डिपेंडेंसी के बीच की लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, गाइडेंस वही होता है जो एम्पावर करे, जो एम्पावर नहीं कर रहा वो गाइडेंस नहीं है। तो जब भी हम किसी को गाइड करें तो हमें उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। हो सकता है कि कुछ, मान लो अगर किसी कुंडली देख रहे हैं, कि कोई कार्ड्स देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत बुरी चीजें कोई हो, हमें भी दिखती हैं, लेकिन क्या हम उसको पॉजिटिवली बता सकते हैं? अगर आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली बता सकते हो और अगले को मोटिवेट कर सकते हो तो कभी भी वो ज़्यादा बेटर होगा। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा है कि जैसे किसी का मैं देख रहा था और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे कार्ड्स आ रहे थे। अब कार्ड्स बुरे थे और कुछ बुरा होने वाला है, ये मैं समझ गया था। तो मेरा प्रेडिक्शन अगर मैं देता तो मैं ये बताता कि आपकी फ्लाइट तो छूटने वाली है, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे, अपना कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे और मुझे पता था कि उनके फ्लाइटें छूटेंगी, उनका जो ओवरऑल स्टे है वो कट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, पूरा मिक्स, हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो सारा ही गड़बड़ होने वाला है। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि प्लीज़ इंश्योर कि आप टाइमली पहुँचे, थोड़ा टाइम हाथ पे रखना और थोड़ा डिसिप्लिन में रहोगे तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी होंगी। अब वो अलग बात है कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उनकी फ्लाइट छूटी, लेकिन
कोई भी चीज़ कितनी खराब है, अब ये तो एक छोटा एग्जांपल है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार डेथ्स के मतलब मुझे दिख जाता है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबर आने वाली है, तो उस टाइम पे भी हमको गाइडेंस कैसे देना है और हिम्मत कैसे बंधा सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा विचार करके अगर काम करेंगे और कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में हमने पॉजिटिवली कोई ना कोई चीज़ें ऐड करनी है, बस ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। और कोई झूठ भी नहीं बोलना है, ये नहीं कि आपको पॉजिटिव बोलना है तो आप कोई ना कोई बहुत गलत चीज़ें बोल रहे हैं या बहुत ही लुभावने चीज़ें, जैसे कि आपने ज़बरदस्ती किसी किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया, वो भी चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कई बार जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता था बहुत साल पहले, तो वहाँ पे ना मुझे कुछ लोग आके बोलते थे कि सर जो जैसे आप भी टैरो कार्ड रीडर हो और भी लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, आपने जो प्रेडिक्शन दी वो बिल्कुल अलग है और थोड़ी सी आप नेगेटिव बात भी बोल रहे हो, मतलब काइंड ऑफ रियलिस्टिक बात बोल रहे हो, नॉट नेगेटिव बट रियलिस्टिक बात बोल रहे हो, और बाकी लोगों ने बिल्कुल अलग, बाकी लोगों ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब हो जाएगा, ये है वो है। तो ऐसी अलग प्रेडिक्शन आप क्यों कर रहे हो? क्या उनको नहीं आ रहा है या आप कुछ अलग बता रहे हो? मैंने कहा देखो, मैं खुद से कुछ भी नहीं बता रहा, जो भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं बस वो चीज़ आपको कन्वे कर रहा हूँ। अब ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये रिस्क मुझे एज अ रीडर हमेशा ही लेना पड़ेगा कि शायद मेरा प्रेडिक्शन खराब हो जाए या शायद आपको लगे कि इससे कुछ नहीं आता और आप कभी मेरे पास नहीं आओगे। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं अपनी विद्या से और अपने आप से ही कोई गलत, मतलब कोई ऐसी गलत चीज़ कर जाऊँगा जो शायद मैं अपने आप को ही माफ़ कर सकूँ। तो इसलिए मैंने अपना सच और जो मुझे दिख रहा है मैंने वो सच आपको बताना है, तो मैंने आपको सच बता दिया, मेरा सत्य मैंने आपको बता दिया। अब ये होता है नहीं होता है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। तो जो भी होगा वो आप जब हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, अगर आप अवेलेबल रहे और फिर कभी आए तो। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो ऑलरेडी कम से कम 1 या 2 महीने बाद वापस आए, वापस आके उन्होंने बताया कि जो आपने बताया था वही चीज़ हुई, और बाकी के 5 लोगों ने जो हमने, क्योंकि 5-6 लोगों के पास जाके आए थे, कह रहे थे बाकी के 5 लोगों ने जो बताया था उनकी एक भी चीज़ सही नहीं हुई और जो आपने बताया था एग्जैक्टली हुआ है। तो बात ये नहीं है कि कौन सच बोल रहा था या कौन झूठ, बात यह है कि हम अगर वो बताने की हिम्मत रखें जो कार्ड बता रहे हैं, तो शायद कोई भी कार्ड रीडर गलत नहीं होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे खुश रहे, जो हमारे पास आया है वो नाराज ना हो, और इसलिए हम उनसे ऐसी बातें करते हैं जिससे कि वो खुश हो। तो आप जबरदस्ती की खुशियां तो बांट दोगे, लेकिन बाद में जब वो गलत हो जाएगा, वो कितना उसका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा अगर हम ध्यान दें तो एज अ रीडर आप अपने काम से ईमानदारी रखेंगे और अपने आप से ईमानदारी रखेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे ऑथेंटिसिटी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप किसी भी लाइन में किसी भी फील्ड में हो, तो आप ऑथेंटिक रहें तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए ऑथेंटिकली जब आप किसी को हेल्प करेंगे तो हमेशा ही आप एम्पावर करेंगे रादर देन किसी को डराने या बाकी काम करने से। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री विद योर आंसर। सो सर, अब अगर हम बात करें आज की जनरेशन की, जो कि टोटली डेटा, लॉजिक एंड प्रूफ्स पर बिलीव करती है, उनके लिए आप टैरो को, न्यूमरोलॉजी को कैसे रेलिवेंट बनाते हैं? देखिए, डेटा और लॉजिक इसमें भी उतना ही है, बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट ट्रेन्ड टू लुक एट इट इन दैट वे। अब आप जहां हम बैठे हैं और जो भी हमारे अगल बगल है, अगर आप इन चीज़ों से डेटा और लॉजिक नहीं निकाल सकते और उसको एस्ट्रोलॉजी में फिट नहीं कर सकते, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं चलेगा कि वो काम कैसे करती है। जैसे कि अगर मेरा अलाइनमेंट किसी एक नंबर से होगा तो मेरे काम उसी नंबर के आसपास होते रहेंगे, चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ। जैसे कि मुझे आपने किसी एक डेट पे बुलाया था, पहले मैंने भी किसी एक डेट को चूज़ किया था, समहाउ वो डेट चेंज होके 16 तारीख पड़ गई। 16 is 6 + 1 7, आई एम ऑल्सो 7 बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट आ गया। अब दूसरे अलाइनमेंट बताता हूँ मैं। आई एम अ कैंसर एसेंडेंट, कैंसर इज रूल्ड बाय मून, मून कलर इज वाइट, आर वी नॉट सिटिंग विद अ लॉट ऑफ वाइट?
थर्ड थिंग, वो जो मून है ना मेरा, वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। जुपिटर इज येलो, तो आपका जो पीएनपी का कलर है येलो नहीं है ना, व्हाइट येलो ये सारा आ गया। मेरी राशि मकर है, मकर इज कैप्रिकॉन रूल्ड बाय सैटर्न, कलर शुड बी ब्लैक, पी एंड पी कलर इज ब्लैक। प्लस पी जो अल्फाबेट है ना, पी अल्फाबेट, अगर हम न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर को, सॉरी हर एक अल्फाबेट को हम एक नंबर देते हैं, जैसे ए इज 1, एल इज 3, ऐसे अलग अलग। पी का जो अल्फाबेट है ना, सॉरी पी का जो नंबर है वो 8 होता है। 8 इज अगेन शनि। आपका पी ब्लैक ही है ना, किसी और पे हो सकता था, आप व्हाइट रख सकते थे, रेड रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन आपने उसको ब्लैक ही रखा है। प्लस आप बोलेंगे कि आप मैं अपने हिसाब से सब कुछ बता रहा हूँ, मैं आपके लोगों के हिसाब से बताता हूँ। ये जो येलो कलर आपने लगाया हुआ है ना, पीएनपी का येलो कलर है। अब येलो कलर कहाँ से? गुरु से। गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान बांटता है, और साथ में किताबें, ज्ञान, इन सब चीजों से, ऑथरशिप। तो हम लोग ऑथरशिप में है ना, आपकी पब्लिशिंग कंपनी है, आप पब्लिशिंग ही कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारे अगल बगल छोटी छोटी चीजें जो हैं, वो उनसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी को निचोड़ नहीं पाएंगे, तो हम यही पूछते रह जाएंगे कि डेटा कहाँ है, लॉजिक कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। जो है, जैसा है, जितना है, आप जिस तरह, जिस ईज से आप ये चीजें निकाल लेंगे, और आपको अगर पता है कि हर एक प्लैनेट किस तरह से काम करता है, क्या उसके प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप उसको 1 सेकंड में फटाफट देख लेंगे कि हाँ, यहाँ पे कौन सा प्लैनेट कितना काम करता है और किस तरह से। तो इसीलिए आज की जो यूथ है उसको जरूरत है चीजों को लॉजिकली समझने की, और अच्छी बात है कि वो लॉजिक पूछ रहे हैं, वरना पहले ज्योतिष में लोग लॉजिक नहीं पूछते थे। लेकिन अगर आप चाहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लॉजिक हर जगह दिखाई देगा, और हर जगह आप उस चीज को यूज भी कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक मार्केट में गया था, सुपर मार्केट टाइप का था, तो या कॉम्प्लेक्स टाइप का था, सुपर मार्केट नहीं, कॉम्प्लेक्स था। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसे, और मैं नया था उस शहर में, तो भोपाल हम लोग गए थे, हम लोग पहले, उसके पहले भोपाल कभी गए नहीं थे। तो मैं जैसे गया, मैंने देखा कि टाइल्स है ग्रीन कलर के टाइल्स थी, और मैंने उसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स भी थे, तो वो नोट वगैरह करा, और जैसे ही देखा मैंने तुरंत बोला कि यहाँ पे 2-3 तो डेंटिस्ट होने चाहिए, एंड वहाँ पे 2-3 डेंटिस्ट थे। इतना आपने पता लगा लिया सर? हाँ, तो कैसा है कि आप, और ऐसा नहीं कि वहीं पे, मैं और कई जगह गया तो मैंने वहां पे भी देखा कि जहाँ पे ज्यादा ग्रीन टाइल्स हैं, ग्रेनाइट ग्रीन यूज किया हुआ है स्टेप्स पे, बाकी जगह पे, वहां पे या तो मेडिकल की शॉप होगी या तो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं। क्योंकि जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी इज टीथ, कहीं ना कहीं टीथ के भी कारक होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि होना चाहिए, और वो था। यस, तो आप अगर प्लैनेट्स को समझते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इवन हम जैसे कोई भी चीज़ हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये वायरलेस माइक है, तो कहीं ना कहीं राहु एनर्जी है ना ये। अगर ये खराब हो जाए तो क्या हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं? इंटरनेट, दैट इज राहु एनर्जी। अब देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, राहु जी का नाम आ गया है तो मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन बिजनेसेस थ्राइव कब करे इंडिया में? इन 2020, ड्यू टू सम प्रॉब्लम हैपेंड, लाइक कोविड-19 आ गया था, उसके बाद से 2020 वाज लाइक कि भाई बहुत इश्यूज हैं। उस बार क्या हुआ था, राहु एंड गुरु ये दोनों साथ में आए थे। अब राहु इंटरनेट है, गुरु मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञान का प्रसार, ज्ञान देना, तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया ना ये, इंटरनेट एंड ज्ञान। तो ऑनलाइन एजुकेशन वहीं से 2020 से बूम आया, और अब हम आज देखते हैं कि बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे लोग सब ऑनलाइन एजुकेशन ले भी रहे हैं।
ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बिक रहे हैं आजकल, मोस्टली थिंग्स तो वी कैन गेट ऑनलाइन ओनली। यस। तो इसीलिए आप देखो, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो हमारे आसपास ऑलरेडी वर्क कर रही होती है पूरे टाइम, हमें बस पता नहीं होता, या मैं कहूँ कि हम ट्रेंड नहीं हैं टू सी इट। जिस दिन हम ट्रेन हो गए देखने के लिए, हम हर जगह उसे देख सकते हैं, हर एक चीज उसी के हिसाब से होती है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी है। तो यूनिवर्सल एनर्जी को कभी भी झुटला नहीं सकते। वो अलग बात है कि हमें अकल कम है ना, जिस चीज का हमें नहीं पता उसकी अकल कम होती है। तो अकल कम है, इस वजह से आप कुछ वैसे सोचते रहते हो कि ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, जो भी है। एक टाइम था ना जब लोग सोचते थे कि द अर्थ इज फ्लैट, वो गोल है। ये जब किसी ने बोला था तो उसको तो बेचारे को जेल में डाल दिया था, बेचारा वही अपनी लाइफ खत्म कर, मतलब वही उसकी। तो देखो, बात वही है कि इट इज अवेयरनेस लेवल अगेन। हमारा अपना अवेयरनेस लेवल अगर वो अच्छा है तो हम हर चीज से डेटा निकाल सकते हैं, राइट। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जितना अवेयरनेस लेवल बढ़ाओगे, जितना आप एजुकेट करोगे खुद को, उतना आपको डेटा समझ आएगा, उतने ज़्यादा लॉजिक समझ आएगा। और जितनी जगह जहाँ पे आपको लॉजिक मिले वहाँ पे जाइए। जो आपको ये बोले कि इसका कोई आंसर नहीं है, ऐसे लोगों के पास मत जाइए, क्योंकि फिर वो लोग आपको कोई ना कोई गलत चीज़ें बताएंगे, या वही है कि फिर वो फियर मॉन्गरिंग चीज़ें और वैसी चीज़ें चालू करें। तो इसलिए अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस इज एवरीथिंग, वो आपको एम्पावर ही करेगा। सो सर, मैं अब चाहूँगी कि आप अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करें। प्रेडिक्टर, गाइड या क्लैरिटी फैसिलिटेटर, आप खुद को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को एज अ टीचर ही देखता हूँ। आई एम अ टीचर। और अगर मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ, जो कई लोग मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, तो उनको मैं क्लैरिटी ही दे पाऊंगा। मैं और कुछ तो, मतलब लोग सोचते हैं कि कुछ जादू की जैसे ना छड़ी घुमा के ये ठीक कर लो, वो ठीक कर दो। और कई लोग तो बहुत ही अजीब अजीब रिक्वेस्ट लेके आते हैं, इसका उसका वशीकरण करवाना है, ये करवाना है। तो मतलब आई कैन नॉट इवन, मतलब मैं उनको मना करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो उनको तुरंत नमस्कार कर देता हूँ। मैंने कहा भैया, मैं आपको कोई भी जादू की चीज़ नहीं दे सकता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ। क्योंकि कई लोग फिर वो कहते हैं कि आप तो पंडित जो पूजा भी करा दो। तो पंडित, और ये क्या है कि बहुत सारे ना हम लोग एक जैसे नामों में कंफ्यूज होते रहते हैं। अब क्या हुआ, आप देखो, काफ़ी सारे जो पहले एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, वो काफ़ी प्राइवेट लाइफ जिया करते थे। ये तो अब हम लोग इतना देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स आर कमिंग ऑनलाइन और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी जो शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, वो लोग शायद ऑनलाइन होंगे ही नहीं। वो अपने आप को शायद ला ही नहीं रहे बाहर, क्योंकि ये विद्या बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती है। और कई लोग बहुत ज़्यादा इसको डिवाइन समझते हैं, और इसलिए कई बार तो पैसे भी नहीं लेते। और पहले के लोग तो खासकर नहीं लिया करते थे, लेकिन पहले ये चल जाता था। क्यों चल जाता था? क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे पंडित जी के पास या ज्योतिषी के पास गए, कुंडली देखी, वो कहता था चलो पैसे नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं। क्योंकि वो क्या करता था, अच्छा ठीक है, मैं आपके ना ये 4 किलो ये लाया हूँ, ये आपके यहाँ रखवा देता हूँ। तो इस तरीके से होते थे सारे। अब ट्रांजैक्शन जब इस तरह से होता था तो ज्योतिष का घर चल जाता था, उसे कोई लूटने की जरूरत नहीं होती थी, और जो सामने वाला व्यक्ति, उससे सोल्यूशन मिल जाया करता था। ये सारा सिचुएशन खराब हुआ तब जब कहीं ना कहीं जो पंडित थे या और कुछ, जिनका काम कर्मकांड का और बाकी का था, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत ज्योतिष पढ़ ली, थोड़ी बहुत ज्योतिष पढ़ के फिर ये पूजा करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए, क्योंकि वो कहते थे नहीं, कुंडली देखने के कोई पैसे नहीं लेंगे हम। अरे क्या हो गया, अच्छा कोई दक्षिणा दे दो, कोई भी एक दक्षिणा मिल गई। लेकिन पूजा जो है वो तो महंगी होती है, उसका सामग्री अलग आता है, हर चीज का एक अलग प्राइस टैग हो जाता है। मेरे पास खुद मेरे अपने मित्र मंडल ऐसे हैं कई सारे, जिन्होंने मुझे अपनी कुंडली कहा कि एक बार देख लो और बता देना, क्योंकि ना हमारे पंडित जी ने बताया है 25,000 की पूजा है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते हैं कुछ है, अब मैं वो एकदम प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूँगा, बट कुछ उन्होंने बताया। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा एक काम करो, आप मुझे भेजो अपनी कुंडली,
डिटेल्स वगैरह भेजो और मेरी फीस दो, बिकॉज अब मैं देखूंगा तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उतना आप करिए। और हो सकता है कि आपको ये पूजा वूजा कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको बहुत ईजी उपाय दे दूंगा जो आप शायद 15 मिनट अगर दिन का निकालो तो आराम से कर लोगे, तो हो जाएगा, इसमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि हमें पता है कि पंडित जी ने पूजा बताई है, तो उनको विश्वास उस पंडित जी पे और पूजा पे, इतनी महंगी पूजा करा ली, फिर भी आज तक कोई आंसर मिला नहीं, उन्हें कोई सोल्यूशन मिला नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें समझना पड़ेगा कि पंडित कौन है, एस्ट्रोलॉजर कौन है, टैरो कार्ड रीडर कौन है, न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है, और कोई भी जो और व्यक्ति जो अपने आप को और कुछ कहता है वो कौन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर चीज़ को अवेयरनेस से जोड़ने की ज़रूरत है। तो अगर मुझे कोई आप नाम बोलोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, एज अ कंसल्टेंट मेरा काम है क्लैरिटी देना। अब नाम मैं अपना कोई भी रखूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं काम क्या करता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं टैरो टीचर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं लोगों को सिखाना ही चाहता हूँ। मेरे पास अगर कोई सवाल आता है तो मैं उसका आंसर करना चाहता हूँ, और एजुकेशन देना या एजुकेट करना ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग। एस्ट्रोलॉजर हूँ या और कुछ हूँ वो मैं बाद में हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं इस लाइफ में आया हूँ तो मेरा काम है कि मैं किसी भी तरीके से लोगों को अपलिफ्ट करूँ, एजुकेट करूँ और वैल्यू ऐड करूँ। बाकी जो भी मैं अपना नाम रखूँ, नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम हमेशा चेंज होते रहेंगे। आज मुझे कुछ अच्छा लगेगा मैं वो रख लूँगा, कल मुझे कुछ अच्छा लगेगा मैं वो रख लूँगा। तो वही है, मैंने अपने इसलिए स्टार्टिंग में भी कहा था कि नाम और काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम है। नाम तो ठीक है चलता रहेगा। बिल्कुल सर, दैट्स सो ट्रू अगेन। सो सर, आपको ये बुक्स लिखने का आइडिया कैसे आया? वो क्या मोटिव था, क्या पंच था आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि मुझे अब इस पे बुक्स भी लिखनी चाहिए? देखिए, किताबें लिखने का जो मैंने पहले ही बोला कि हमारे लाइफ में हम क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे एक मेंटर हैं और वो कहते हैं कि हम 2 बार मरते हैं जीवन में, ठीक है। अब 2 बार मरना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने कहा ये कैसे। उन्होंने मुझे बताया कि आप पहली बार तब मरते हैं जब आपका नाम जब आप इन बॉडी आप मर जाते हैं, आप फिजिकली आप मर जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइम यू डाई। द सेकेंड टाइम यू डाई व्हेन योर नेम इज टेकन द लास्ट टाइम। जब दुनिया में कभी आपका आखिरी बार कोई नाम लेगा उस वक्त आपकी दूसरी डेथ होगी, क्योंकि आपके नाम और आपके आइडियाज वहीं खत्म हो जाएंगे। इस बात ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया, इतना ज्यादा इंस्पायर किया। मैं अभी भी जब आपसे ये बात कह रहा हूं मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। ये चीज मेरी लाइफ, मतलब मुझे हर चीज सोचने समझने की जो एक तरीका होता है, एक आउटलुक होता है, एक अप्रोच होता है, इस अप्रोच को ही पूरा का पूरा बदल के रख दिया। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि यार मैं जो भी करूंगा अगर उसका इम्पैक्ट बहुत ही छोटा रह गया, बहुत ही कम टाइम के लिए रह गया, तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जीते तो सभी लोग हैं। अब आप देखिए कि कोई जानवर भी है, वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, कल को वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। लेकिन क्या हमारे आइडियाज किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा माध्यम है कि वो मेरा आइडिया दूर तक चले? तो बुक्स, मुझे एक चीज दिखे कि किताबें ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत लंबा चलता है। वीडियोस हम बनाते हैं, वीडियोस भी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे चलते हैं, मगर वीडियोस तभी तक चलेंगे जब तक वो प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहा होगा। वीडियोस तभी तक चलेंगे जब तक यूट्यूब को लगेगा कि चलो मैंने चलना चाहिए। किसी दिन अगर यूट्यूब को लगा कि नहीं मैंने ये वीडियोस को प्रमोट नहीं करना है, इंस्टाग्राम को लगा कि नहीं मैंने अपना एल्गोरिदम चेंज करना है, उस दिन आपकी वो जो भी आपने क्रिएटिविटी वहाँ दिखाई होगी वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। मगर किताबें आप अगर देख सकते हैं तो 100 साल पहले भी अगर किसी ने कोई बुक लिखी है तो उसकी राइटिंग्स और उसमें का ज्ञान, वो आइडियाज़ हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं। तो आइडिया यही है कि हम छोड़ के क्या जाते हैं, क्या लेगेसी हम अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं और क्या लेगेसी हम क्रिएट कर पाएंगे।
तो बुक्स लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों को अच्छा और ऑथेंटिक ज्ञान मिले। क्योंकि आजकल मैंने कई बार ये भी देखा है कि लोग किताब लिखते हैं और अगर मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि आधे से ज़्यादा ऑथर ने अपनी तारीफ करी है, अपनी चीज़ें बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। किताब में जो उसको मुद्दा लिखना था वो मुद्दा उसने सबसे कम लिखा है और कहता है कि इस मुद्दे पे और जानना है तो प्लीज़ मेरा कोर्स ज्वाइन करो। तो ये अप्रोच मुझे आजकल के ऑथर्स में थोड़ा सा खराब भी लगता है कि पहले किताबें लिखते थे लोग, इतनी ज़्यादा वैल्यू डालते थे कि आप उसको 10-10 बार पढ़ोगे, आप अपने बच्चों को भी दोगे, बाकियों को भी दोगे कि नहीं नहीं ये बुक पढ़ो। तो मुद्दा यह है कि हमने इस तरह की बुक्स लिखनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमने क्रिएट करनी चाहिए ताकि आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करो, उनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आए, उनकी सोच अप्रोच या उनके मतलब मेन बदलाव तो उनके चरित्र में आना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग कहीं से भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे कोर्स में भी और इवन जो ये बुक्स भी हैं इसमें भी आपको लिखेगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिकल प्रैक्टिसेस पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। काफ़ी सारी लाइन्स हमने काफ़ी सारी पेजेस हमने सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिकल प्रैक्टिसेस पे ही लिखी है ताकि जो पढ़े हो सकता है कि कोई एक लाइन, कोई एक शब्द, कोई एक आइडिया उसे अच्छा लगे और शायद उसका जीवन बदल जाए और वो अपनी प्रैक्टिस को एक अलग तरीके से करे। तो सारा जो काम है ना वो लेगेसी का है कि हम क्या छोड़ के जाएंगे और हम कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स भी उसी के लिए लिखी हैं और उसी एक ऑथेंटिक विचार के साथ लिखी हैं कि ठीक है कमर्शियली जो भी हो ना हो लेकिन कम से कम हमारे ये आइडियाज़ रहने चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बिकॉज बुक्स आर दी एक्चुअल थिंग जिससे हम अपनी लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं, काफ़ी आगे तक हमारा नाम भी चल सकता है। सो सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो ये बुक्स हैं ये किस तरीके की रीडर्स को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक आपके टारगेट रीडर्स कौन रहने वाले हैं? देखिए वैसे तो टारगेट रीडर्स हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये कौन से लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हम यंग होते हैं ना 20-25 साल के, तब तक तो हमें लगता है कि मैं ही गॉड है, मैं सब कुछ कर लेगा, है ना। लोग बोलते हैं ना, ये डायलॉग बच्चे हम सुनते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और ये डायलॉग सही है क्योंकि आप जब तक यंग होते हैं यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी शरीर में बहुत जान होती है, आपकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन द मोमेंट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं और आपकी उम्र बढ़ने लगती है तब आपको समझ में आता है कि ऊपर कोई और सोर्स है, ऊपर कोई और चीज़ ऐसी है, कोई शक्ति है जिस पर हमें सरेंडर करना है, क्योंकि उसके हेल्प के बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको ये बात समझ में आती है कि देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ स्पिरिचुअल गाइड जो कि मेरे ऊपर बैठा है और वो मुझे और मेरी लाइफ को पूरी तरीके से गाइड कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ वो उसके गाइडेंस से हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में जिसको थोड़ा भी आगे बढ़ना है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की तलाश में है वो ये किताब पढ़ सकता है। और उसको हमने तो कम से कम कोशिश करी है कि जितना अच्छा और जितना इजी और जितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे लिख सके, हमने उतने इंटरेस्टिंग तरीके से इनको लिखा है ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ये नॉलेज पहुँचे, और जितना भी आशीर्वाद हम भगवान का जो हमारे लाइफ में है वो हम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी एक बहुत छोटी सी कोशिश है। तो जिसे भी ये चीज़ों में इंटरेस्ट है वो इस किताब को पढ़े और इस किताब से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा चेंज लेकर आए। यही एक छोटी सी कामना है, इसीलिए ये किताब लिखी है। ग्रेट सर, बहुत अच्छा मोटिव एंड बहुत अच्छे आइडिया के साथ आपने बुक्स लिखी हैं। तो सर यही मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आपसे। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इसमें हमारे रीडर्स की, हमारी ऑडियंस की काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस सो नाइसली एंड सो ब्यूटीफुली। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे रीडर्स के लिए एक कोई मैसेज दें। जी मैसेज तो
मैंने अभी तक दिया ही है, एक ही मैसेज वो मैं आगे भी दूंगा कि अवेयरनेस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अवेयरनेस बिल्ड करिए, अवेयरनेस के बाद एजुकेशन खुद की और एजुकेशन दूसरों की, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं और अपने लाइफ में और दूसरों के लाइफ में भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि इग्नोरेंस भले ही ब्लिस लगता हो, लेकिन इग्नोरेंस अंधकार भी है। तो अंधकार से उजाले की ओर अगर आपको चलना है तो एजुकेशन ही एक ऐसा एकमात्र उपाय है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ कौन सा उपाय करें, क्या करें, उनके पीछे ना पड़े, एजुकेट करें अपने आप को और एजुकेट करें अपने आसपास के लोगों को। क्योंकि एक बंदा अगर एजुकेशन लेता है और अगर वो एक या दो लोगों तक भी पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हम पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट आई फील कि आपने करना चाहिए। और लास्ट चीज, ऑथेंटिक रहें, कुछ भी हो जाए। कई बार कहते हैं ना कि अगर आपको रात को एक अच्छी नींद चाहिए ना तो आपने ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और जितना ऑनेस्ट रहेंगे, जितने ऑनेस्टली अपनी बातें करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, उतना आपको लाइफ में सुकून महसूस होगा और एक अच्छी नींद आएगी। क्योंकि कई लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों की लाइफ में आ गया है वो है कि उनको इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी एंग्जाइटीज है। माँ बाप का अपने बच्चों के साथ कोई अच्छा रिश्ता रह नहीं गया है, कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे हैं, वाइफ और हस्बैंड के बीच इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो किसी भी रिश्ते को अगर आपको सही करना है तो आपको ऑथेंटिक और ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है और उसके साथ में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है। तो इतनी ही बातें मैं बोलूँगा, इससे ज़्यादा तो आप और भी लोगों को पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जी, सो सर अब हम अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी जी Hello. Firstly, let me thank you and appreciate Mr. Manas. And I'll tell you, I am number 4. I'll also add what you said. Number 4, kharab number. I said no. It's a number with lot of toughness. यस It faces a lot of challenges. यस Kharab nahi. यस My daughter is also number 4, 31. Right? And she's doing her third MD in Chicago. बहुत बढ़िया। The only thing is, I'm number 4. The total number of my date, I was born, month, and the year comes to 7. ओह Right? So what happens? I have seen. I'm very basically scientifically oriented person. I know what my mother has gone through because of me. I never used to love all those kind of things. My sisters and all that one side and I am one side. Nothing doing. Okay. So what I have seen is what you're saying. There is a truth in this. And but only thing जो वो आ जाता है अंधविश्वास वाली चीज़ वो मैं उसमें करता हूँ। तो मैंने अपने आप को देखा, मैं हर चीज़ में मेरी रुकावट है। हर चीज़ में कुछ भी करूँ, step 1 पे but 7 has taken me out. I got the success at the end. And उसमें सक्सेस देने से पहले मेरे आंसू निकाले, सब कुछ निकाला, उसने निकाले, कुछ भी बोलो, लेकिन मैं नहीं रुका। जी जी I'm telling you, and I got it, got everything. जी जी So this is one. My question is going to be many to you. This is the background. I'm Colonel Paul. अच्छा Okay. And I want to say, how do you connect karma with the present birth? Can you please throw a light? Then I come back to you separately on this. And another thing, if you go to an astrologer, the first thing is, I will not say he hypnotizes you or whatever happens. ये मानक पहन लो, ये राज पहन लो, नीलक पहन लो, ये पहन लो, उसको सोने की उसमें पहनना, चांदी में उसमें पहनना, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक की जो बात करते हैं ना, हमारा लॉजिक लेना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट यू प्लीज थ्रो लाइट ऑन कर्मा connected with birth and all that, and how all these things are connected. Your karma is different, her karma is different, mine is different, numbers are different. How is it happening? Then I will tell you how it is happening. I will also come to that. And then ये फाल वगैरह जो चक्कर इसका थैंक यू। यस यस थैंक यू।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, मतलब एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. यस यस. तो देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कर्मा की बात करें, हर एक जो नंबर है, एवरी नंबर हैज देयर ओन एट्रीब्यूट्स. ये तो आपने भी पक्का पक्का देखा ही होगा, है ना. हर एक जो एट्रीब्यूशंस है उसके हिसाब से और इनके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपके पास काम कोई ना कोई आएगा या उस टाइप के काम आप करते हैं अपनी लाइफ में. अब जैसे कि आपने जो बताया कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, डिफिकल्टीज आई थी, तो नंबर 4 जो पीपल जो भी होंगे 4, दे सी अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. वो चीज़ है, यस, चैलेंजेस है, वो है. बट अच्छी बात क्या है कि जब आपको ये पता होता है कि क्या नहीं चलता, तो अल्टीमेटली यू क्या होता है कि ट्रायल एंड ट्राई एंड वी सक्सीड. तो वही वाली बात हो जाती है कि उन सारे प्रॉब्लम से निकल के आपको अल्टीमेटली जो सोल्यूशन मिलता है वो दी बेस्ट होगा हमेशा ही. यस. और ये जो सोल्यूशन आप निकालोगे या आप जब किसी और को भी दोगे, उनके भी लाइफ में उतना ही अच्छा काम करेगा, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा है. तो आपके पास लोग आएंगे, पूछेंगे भी कि सर ये क्या करें, इसका क्या करें, उसका क्या करें. पीपल विल आस्क यू फॉर द एडवाइस ऑल्सो. अब कर्मा इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो उसके ऊपर हम बहुत देर तक नहीं यहाँ पे कह सकते. बट द ओनली थिंग इज कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें अलाइनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्या नंबर है और वो नंबर हमें क्या दे रहा है, कौन सी एनर्जी दे रहा है. जैसे कि आपने कहा कि टोटल करने से आपका 7 आता है, तो 7 इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर. 7 इज ऑल्सो समथिंग कि जो आपको सरेंडर बोलेगा, आपको बोलेगा कि आप पहले सरेंडर करो. जैसे ही आप सरेंडर करोगे वैसे ही आपको सोल्यूशन मिलेगा. और वो सोल्यूशन तब देगा जब आपको शायद किसी भी चीज़ की इच्छा ना रह जाए. आपकी सारी इच्छाएं, आपको सब, मतलब जब आपको लगेगा कि बस हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए, मैं हर तरह से मुक्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, इस दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं, इस प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं. उसके बाद आपको जो सोल्यूशन देगा वो शायद सबसे बढ़िया होगा. बट वो चाहता है कि आप पहले अपनी अटैचमेंट से ऊपर उठ जाओ. द मोमेंट आप अपनी अटैचमेंट से ऊपर उठ जाओगे, जैसा कि श्री कृष्ण ने भी जो कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका क्या है कि यू हैव ऑल द पावर टू टेक एक्शन, बट यू हैव नो राइट ऑन द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस. क्योंकि फ्रूट तो भगवान देंगे, फ्रूट तो ऊपर वाला देगा. आपने सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है कि मैंने एक्शन अच्छा लेना है. और कोई गोल्स या कुछ, कई बार आप देखोगे नंबर 7, मतलब नंबर 4 के बारे में तो हो सकता है, लेकिन नंबर 7 बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर 7 को ना कई बार गोल्स वगैरह बनाते हैं, वो गोल्स कई बार अचीव ही नहीं कर पाते. क्योंकि जब भी वो एंड लेके चलेंगे ना कि मेरा डिजायर ये है, तो उनको वो देगा नहीं. लेकिन जब आप कुछ डिजायर नहीं करोगे, आप बोलोगे बस ये मेरा काम है, मैंने कुछ भला करना है, कुछ अच्छा करना है, सबके लिए कुछ अच्छा करना है, और मैंने करते रहना है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि मुझे मिल क्या रहा है, बाद इन रिटर्न मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है. द मोमेंट ये चीज शुरू हो जाएगी, माइलस्टोन्स अपने आप. क्योंकि आप देखो, आप कहीं जाते हो, किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे, आपको हमेशा माइलस्टोन्स आते रहेंगे. देयर विल बी माइलस्टोन्स, देयर विल बी अदर थिंग्स दैट विल बी कमिंग इन द वे. द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग मोर द जर्नी, तो आपका सफर, इंग्लिश वाला ही नहीं, हिंदी वाला सफर जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा और इंग्लिश वाला सफर खत्म हो जाएगा. क्योंकि जर्नी ही मेन है. हम लाइफ में कई बार अपने आप को सिर्फ अचीवमेंट से देखते हैं कि हमने इस वक्त पे ये किया, वो किया, वो किया. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को रोज एंजॉय करना शुरू करें, द टाइम यू हैव विथ योर डॉटर, द टाइम यू हैव विथ योर लव्ड वंस, वो आपको रोज एक अच्छी ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से मिली हुई. भले आपके पेरेंट्स के साथ है, आपके जिसके भी साथ है, तो ये जब आप सेवर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में यही होता है. जब आप, बिकॉज यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट,
क्योंकि जब आप अपने लाइफ के इतने सारे साल देख लेते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि अरे यार मैं ना 2 घंटे या 3 घंटे ऑफिस में ज़्यादा काम कर लेता। ये कोई नहीं कहता। लोग ये कहते हैं कि शायद मैं अपनी बेटी से थोड़ा ज़्यादा प्यार कर लेता, शायद मैं अपनी वाइफ को 4 अच्छे शब्द कह लेता, शायद मैं अपने माता पिता से थोड़ा अच्छा व्यवहार और कर लेता, थोड़ी और सेवा कर लेता। इन्हीं चीज़ों का मलाल होता है। कई बार कोई मलाल ये भी हो सकता है कि अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना था या आप कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे सोसाइटी का भला हो सकता था, तो वो भी एक होता है कि यार इतना सब मैं इसमें उसमें रह गया, थोड़ा सा और मैं अपना समय निकालता, मैनेज कर लेता, तो मैं ये भी काम कर लेता, कितना भला हो जाता कितने सारे लोगों का। तो ये जो मलाल है ना, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये केतु है, ये 7 है। द मोमेंट आप माइलस्टोन्स को छोड़ दो और सिर्फ इन चीज़ों पर देखो कि मैं प्रोसेसेस और सिस्टम्स, आजकल आप देखते हैं, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, आजकल लोग इन चीज़ों पर बात करना बहुत शुरू कर दिए कि सिस्टम्स कैसे बनाए, प्रोसेस कैसे, और प्रोसेस इतना अच्छा बनाओ कि रिजल्ट्स अपने आप आएगा। रिजल्ट्स के पीछे मत भागो। गोल सेटिंग का एक नया फंडा देखो। अरे ये फंडा तो बहुत पुराना है। केतु महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि हर चीज़ तो नश्वर है, हर चीज़ तो चली जाएगी। हर चीज़ तुम जिसके पीछे भागते हो, चाहे पैसा, वो मिल भी जाएगा, 2 दिन खुश रहोगे। मर्सिडीज चाहिए, मिल गई, 2 दिन खुशी रहेगी, तीसरे दिन से फिर वही है। गाड़ी तो गाड़ी है। तो आपको केतु महाराज यही बताते हैं कि इन चीज़ों के पीछे मत जाओ। ज्ञान, आध्यात्म और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जितना आप उनके पीछे जाओगे और उसी के लिए कर्म करोगे, तो आपका कर्म भी सधेगा, आपका जीवन सधेगा और आपके लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा जो आपको शायद इतने सालों से कभी नहीं मिल रहा था। तो बस ये छोटी सी चीज़ जैसे समझ लेते हैं, हमारा कर्मा और हम अलाइन हो जाते हैं। द मोमेंट हमारा कर्म और हम अलाइन हो गए तो लाइफ में एक ब्लेसिंग अपने आप आपको दिखनी शुरू हो जाती है एंड वी फील कि हाँ, अब जिंदगी में कुछ बढ़िया है, अब मुझे सुकून है, अब मैं अच्छी नींद लेता हूँ, अब मैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ, क्योंकि आज मैं उससे कोई डिमांड्स नहीं करता कि यार तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। तो ये सारे करने से अच्छा आपने इतना करा, अरे बहुत अच्छा, इतना भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, कम से कम अच्छा करा ना, चलो ठीक है, थक के आए थे फिर भी इतना कर दिया, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब हम इस तरह से बोलने शुरू कर देते हैं, हमारे लाइफ में ब्लेसिंग अपने आप दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बंदे को यही लगता है कि अरे अगर मैंने इतना सा किया तो इसने मेरी इतनी तारीफ कर दी, थोड़ा सा मैं और कर देती तो ये मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ करता। तो कितने सारे रिलेशनशिप के इश्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो यही केतु है जो कि प्योर, आप कह सकते हैं कि प्योर खुशियाँ जो हमारी लाइफ की होती हैं वही है। तो इसीलिए जो कर्मा है उसको हम अलाइन करेंगे, तो जैसे ही अलाइन करेंगे वैसे ही कोई भी नंबर हो, भले ही कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन हम समझ के लेंगे कि हाँ ये नंबर है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आएगा, ये नंबर है, हो सकता है मैं बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ये नंबर है तो शायद मैं, मेरे लिए ये प्रॉब्लम होगी कि मेरे को ईगो ज़्यादा आता रहेगा। तो अगर मेरे को ईगो ज़्यादा आ रहा है तो मेरा काम क्या है कि मुझे बार बार याद दिलाना है कि बी हम्बल, अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ जोड़ूं, ताकि मेरी वो प्रॉब्लम्स से मैं हट जाऊं, मेरी उन ऐसी चीज़ें जो नेगेटिविटी मेरे अंदर ला रही हैं, उन नेगेटिविटी से मैं हट जाऊं और अपने आप को मैं अच्छे कामों की तरफ लगाऊं। तो द मोमेंट हम ये चीज़ समझ के अपने आप को अलाइन करेंगे, हमारा कर्मा ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा और हमें जो भी करना है वो अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई के लिए करना है। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, हम अपने कर्मों की वजह से ही याद रखे जाएंगे। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ वो बहुत सुंदर आदमी था इसलिए बढ़िया था, या कोई और चीज़। हो सकता है कि कोई स्माइल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल एट्रीब्यूट के लिए किसी न किसी को याद रखे, बट सबसे ज़्यादा लोग उसे याद रखते हैं जो कोई ना कोई ऐसा काम करके जाता है जिससे उनको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ बदल दी। क्योंकि मदर टेरेसा ने शायद बहुत अच्छी, शायद वो ना दिखती हूँ, लेकिन हम कभी ये भी नहीं याद करते कि वो दिखती कैसे थी, बट उनका काम कितना अच्छा था। लता मंगेशकर को जब हम याद करते हैं तो लता मंगेशकर का काम इतना अच्छा है कि हम और कहीं और किसी चीज़ पे हम बोलते ही नहीं है कि वो मोटी थी या कैसी थी। तो बात वही है कि हम लोग कई बार फिजिकल चीज़ों में और फिजिकल एट्रीब्यूट्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, जबकि एक्चुअल चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हैं उन्हीं में होता है।
इसीलिए इनटेंजिबल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा प्राइसलेस होती हैं, और टेंजिबल चीज़ें सबके ऊपर एक प्राइस टैग होता है, चाहे वो कोई कार हो, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई भी चीज़। Since I'm a techie, civil engineer got converted to techie, right? So I'm developing certain things. ओके So what I see, and you are in talent, numerology and astrology. Okay. So nothing is hidden from you. Don't feel that as we are of God, I say gods, I don't say God. Okay. Uski theory अलग है, I won't discuss that now. It is a long drawn session there. So don't you think that there is a operating software he or they have created and we are all networked to that? In the sense that we have to, like you said, numbers से अपने आप को पहचानो, अपने ग्रह से अपने आप को पहचानो, and then only do one thing, that is manifest your destiny. जैसे कि यार ये तो मेरी डेस्टिनी है, मेरे को लिख दिया है, उसने ऐसा पैदा हुआ, इस माँ बाप के पास पैदा हुआ, इस सोसाइटी में पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, तो वो डेस्टिनी has been written and he has done that. And don't you think there is a very, very big operating software which he has created in today's language, right? I've been talking about it 40 years back. We used to talk about it. And everyone is networked with that, like neurons and brain cells and all that, and then the manifestation has been done. Don't you think it is like that? Because I'm developing something on these lines. Okay. Sir, scientifically you might be knowing things better, but एक चीज़ कैसा होता है ना कि जो भी चीज़ चल रही है, श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया, उन्होंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा, मतलब एक ना योग, कर्म योग के नाम से है, अलग अलग योग हैं, जिसमें से कर्म योग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर, काफ़ी बड़ा अध्याय है गीता में। कर्म योग में हर चीज़ को उन्होंने बताया है कि इफ़ यू डू समथिंग, वो तो है ही कर्म, अगर आप कुछ ना करें तो भी तो वो एक कर्म है। डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ कर्म। कुछ अच्छा करे तो वो भी कर्म, बुरा करे वो भी कर्म। अब जितना भी कर्म हमें करना है और जो भी कर्म हम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बड़े से सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि हर चीज ही प्रीडेस्टाइन्ड है। देयर कुड बी सम थिंग्स प्रीडेस्टाइन्ड। यस, मैनिफेस्टेशन। प्रीडेस्टाइन्ड चीजें होती हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से ये करते थे, यही करते रहोगे तो यहीं पहुंचोगे, दैट्स इट। ये तो एक, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करते हैं या कुछ भी क्रिएट करते हैं, हम एक कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उस फ्लो चार्ट के हिसाब से कि चलो ठीक है। फिर क्या होता है, जब आप काम करना शुरू करते हैं, फ्लो चार्ट पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बनाते बनाते दिखता है कि नहीं, बग्स कुछ अलग आ रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें चेंज कर दे। हो सकता है कि हर एक चीज़ जो आपने सोची थी वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी इम्प्लीमेंट नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाती हैं। और ये जो बदलाव है, ये सेम बदलाव हमारे अपने लाइफ में भी होता है बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मा। कोई भी, जैसे अगर हम बात करें कि राम भी थे, रावण भी थे, दोनों अपने अपने आप में बहुत शूरवीर हर हिसाब से, लेकिन भले जैसे रावण के 10 सिर थे, राम का बस एक, कितने भी जैसे ये भगवान के अवतार थे, वो भी, उनके भी बहुत लीनियज है, बट द थिंग इज क्या, देखो फाउंडेशन तो एक ही था, दोनों के 2 ही पैर, पैरों में कोई चेंज नहीं, पैरों में 2 ही पैर, हाथ कितने होंगे, सर कितने होंगे, बट पैर तो उतना ही। अब कहीं ना कहीं फाउंडेशंस हमेशा एक जैसे होते हैं। इवन कहीं ना कहीं आप देखिए तो दोनों का, जैसे दोनों में अगर हम बोलेंगे बड़ा पंडित कौन, तो वो तो रावण जी, ज़्यादा बड़े पंडित, ज़्यादा सब कुछ ही पता, सबसे बड़ा ब्राह्मण, कोई उससे बड़ा ब्राह्मण नहीं था। राम क्षत्रिय थे। अब राम क्षत्रिय थे और मनुष्य रूप में थे, प्लस उनकी बहुत ज़्यादा कोई मैनिफेस्टेशंस भी नहीं थी पावर्स वाली, जैसे कृष्ण जी के पास माया थी, सब था, इनके पास तो कुछ भी नहीं, वैसे ना माया करते थे ना कुछ करते थे, लेकिन फिर भी इनको एक चीज़ आती थी। अब अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डालूँ तो वो सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी, सूर्य इज नंबर 1 लीडरशिप, तो राम की सबसे बड़ी क्वालिटी लीडरशिप थी।
क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो और लक्ष्मण 2 लोग निकले थे। वहां से उन्होंने सुग्रीव, हनुमान और बाकी जितने भी वानर सेना ये वो सबको उन्होंने इकट्ठा किया, दोबारा से अपनी पूरी आर्मी बनाई और वन ऑफ द वेल्थीएस्ट किंगडम एंड सबसे पावरफुल किंगडम को भी उन्होंने चैलेंज किया और हराया भी। तो इससे ये दिखता है कि अगर आपके पास अपना कर्म है जो आप अच्छे से करते हो तो यू कैन चेंज थिंग्स। अदरवाइज मोटा मोटे तौर पे तो दिखता था कि शायद राम तो नहीं हरा सकते, बिकॉज अगर हम उस समय पे वहाँ पे मौजूद होते, जैसे कि कृष्ण जी जब थे, जिनको नहीं पता था कि ये भगवान है, क्योंकि आज हम भगवान बोलते हैं, उस टाइम तो कई लोग बोलते थे कि नहीं, कृष्ण को वासुदेव कहते थे या कोई भी, मतलब वो तो एक नेक्स्ट पर्सन की तरह ही ट्रीट करते थे, उनको नहीं पता था भगवान है जो भी है। उनको श्राप भी वो वैसे ही दे दिए जैसे कि किसी बंदे को या किसी पर्सन को हम दे देते हैं। तो मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि हमारा जो कर्म है यही चीज़ों को डिफाइन करता है, आप क्या करते हैं। अनलेस एंड अनटिल हमारे कर्मास हम चेंज करें, हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। कर्मास हम जैसे ही चेंज करेंगे हमारे आउटपुट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है सॉफ्टवेयर, अगर हम कहें इसको एज अ बिग सॉफ्टवेयर, इसको लिखा ही ऐसे है कि आपकी चॉइस क्या होगी, क्योंकि आपकी चॉइस ही डिटरमाइन करेगी कि आप क्या चूज़ करेंगे, आप क्या करते हैं, और उसके हिसाब से आपको आपका आउटपुट दिया जाएगा। चाहे वो रावण है वो चूज़ करे, चाहे वो राम चूज़ करे या कोई और, हर एक की चॉइस उसको महान बनाएगी या तो एक नॉर्मल बनाएगी या तो एक ख़राब इंसान बनाएगी। तो बेसिकली जितना भी हमारा चॉइस है, दैट इज़ द मेन थिंग विच आई थिंक विच वी हैव। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के कुंडली का जो पूरा 12 घर होते हैं, उसमें से कोई घर एक कर्मा का होता है, कोई घर भाग्य का होता है, कोई घर हमारे पूरे पुण्य दिखाता है। तो हर एक घर की अपनी एक खुद की स्पेशलिटी है जो हमें एक उसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी बताते हैं कि इनका क्या है। तो हर एक चीज़ जो हम करते हैं इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हमेशा ही हो जाता है। और अर्जुन जी ने भी कहा था कृष्ण को कि भाई तुम्हें जब सब पता ही है कि क्या होना है, कैसे होना है, तो आप एक बार में इस युद्ध को समाप्त क्यों नहीं कर देते? क्योंकि कृष्ण जी तो कर सकते थे, इतना ज़्यादा युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लाखों लोगों को मरने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ही एक बार में कुछ कर देते तो ख़त्म था। दुर्योधन का दिमाग 1 सेकंड में वो बिल्कुल सही कर सकते थे। लेकिन बात वही थी कि चाहे भगवान हो, उन्हें भी अपना कर्म करना था, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए तो इसके अपने कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को और उस नियति जो हम कहते हैं कि नियति है, नेचर है, इसके हमने रूल्स को नहीं तोड़ना है। तो सारी बात वही आती है कि आप जहाँ हो वहाँ रह के आप क्या करते हैं। और हम कितना भी सोच लें, क्या होता है कि हम जहाँ हैं, जैसे कि अगर हम एक छोटी सी बात बोलूं, क्या फिश को पानी पता है? फिश के लिए पानी है? फिश को तभी पता चलेगा जब उसको पानी से बाहर निकालो कि वो पानी भी था। फिश के लिए वो कोई वाटर नहीं है, देयर इज नो वाटर फॉर फिश। वी हैव दैट माइंड कि भाई अरे वो वाटर है, क्योंकि हम वहां सांस नहीं ले सकते और फिश यहाँ सांस नहीं ले सकती। तो मेन बात यह है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस पर्टिकुलर इसमें, हम उसके अंडर ही होते हैं, मतलब उसी चीज़ के अंदर होते हैं, और उस चीज़ में रहते हुए उससे बाहर सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना हम कहीं ना कहीं हिमाकत ही कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी, मतलब होता है ना कि एक बेवकूफ़ी है, बचपना है, बिल्कुल बचपना है। भगवान जो है वो, उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो बस इमेजिन कर रहे हैं कि ये है या वो है या जो भी। सो इसीलिए इस पे मैं इतना ही कहूँगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर। One more question. It is not that I want a remedy from you, sir. What people are doing. Like I am 4, right? आप अपना नाम चेंज करो। आपके ये जो नाम है, माय नेम इज संजीव, इसके स्पेलिंग के नंबर याद है, अर्चना पढ़ती ही रहेगी। नाम चेंज करो, ये नाम रखोगे, 10 नंबर का आएगा, 1 नंबर आएगा तो ये होगा। तो इज दिस रियली राइट? मैंने किया नहीं, बहुत दफा मेरे को बोला गया इसके ऊपर,
my brother-in-law, who is an expert in this numerology, he has carved a book of numbers. मेरे को पूरा पढ़ के दिखाया, ये देख मैं तुमको बोल रहा हूँ कर But is this okay? देखिए, नाम चेंज करना या कोई भी चेंज करना, कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग। हम रेमेडीज भी जो करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एनर्जी अलाइनमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, नाम भी अगर चेंज करेंगे तो एनर्जी अलाइनमेंट कर रहे हैं। चाहे कोई नाम थोड़ा सा चेंज करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कल तक ये व्यक्ति जैनिटर था और नाम चेंज करते प्रधानमंत्री बन गया। जनरली इट डजंट हैपन। या कोई व्यक्ति जो भी करता था उसके एकदम 180 डिग्री अपोजिट कुछ हो गया, ठीक है, देयर कुड बी सम थिंग्स। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड नंबर्स। तो वंस यू अलाइन योर फ्रीक्वेंसी, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से निकले और आपने एक दूसरे शहर जाना है, बट क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और हो सकता है आपकी कोई हेडलाइट फूटी पड़ी है या कुछ हो है आपके गाड़ी में प्रॉब्लम, तो आपको वो पुलिस वाला भी बार बार रोक देता है और कहता है क्या जी, फिर आपने कहा था नहीं मैंने चालान कटाया है, ये देखो, अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, इसको रिपेयर कराओ, हाँ जी। फिर आप निकले, आपको रिपेयर शॉप तो मिली नहीं, लेकिन सिग्नल मिला, वहाँ पर पुलिस वाला फिर से मिल गया, फिर से उसने पकड़ा, ओए इधर आओ, वो फूटा हुआ है। अब क्या हो रहा है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है ना इस चीज़ में। हो सकता है आप 1 घंटे में पहुँच जाते, लेकिन क्योंकि आपकी वो हेडलाइट फूटी है, बार बार वो पुलिस वाला कोई ना कोई आपको रोक रहा है, आप लेट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे हेडलाइट। आप बोलेंगे यार नया हेडलाइट लगा दो, बड़ी परेशानी होती है, बहुत जगह पे मुझे रोका जाता है। द मोमेंट यू चेंज द हेडलाइट, ट्रैफिक इज स्टिल देयर, पुलिस वाला इज स्टिल देयर, एवरीथिंग इज सेम। इट इज जस्ट दैट आपको लोग रोक नहीं रहे हर बार। यू आर गेटिंग ऑन योर जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे वहाँ पे फास्टर है। थैंक यू। I should change the name. That is completely on you if you want to change or not, and शायद अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए एंड आई होप सर अब क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर एंड आई विश Thank यू you. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर वर्क्स। थैंक यू। थैंक यू।